इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। थोड़ा सा समझना है इसको क्या होता है। देखो, जब किसी चीज़ को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, मान लो कि आयरन का ही रॉड है, उसको हीट किया जा रहा है, तो उसको हीट करने में पहले कौन सा कलर अपीयर होता है? फिर वाइट और सबसे लास्ट में ब्लू, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा कलर अपीयर होता है? ब्लू कलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझना है बढ़िया तरीके से, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, चाहे आप लोहा का रॉड ले लीजिए, उसको गर्म करिए मस्त, तो पहले थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर अपीयर होगा, फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा टेम्परेचर पर रेड चला जाएगा, फिर और ज़्यादा जाइएगा तो ऑरेंज, येलो, ऐसा कलर आए शो करेगा। फिर बहुत ज़्यादा पार कर जाइएगा, 6000 7000 डिग्री सेल्सियस तक का हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर फिर वाइट जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा स्टेज जाएगा? ब्लू जाएगा, ठीक है। इतना कलर का स्टेज वो पार करता है। या फिर तुम्हारा घर का बल्ब ही देख लो ना जी, अभी देखो मस्त वोल्टेज है तो वाइट कर रहा है, थोड़ा सा डिम होगा तो येलोविश टाइप अपीयर हो जाता है, ठीक है, फिर ब्लैकिश टाइप अपीयर हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उस रेडिएशंस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं जो रेडिएशंस जो हीट ऑब्जेक्ट से निकला, आखिर रेडिएशन निकल रहा है तभी ना वो कलर बार बार चेंज कर रहा है, जैसा कलर जैसा रेडिएशन वैसा कलर। तो इन्हीं सब रेडिएशंस का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जब इन वेव्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया, तब अल्टरनेटिंग वेव बनाकर ये लोग वेव बनाया, तब समझ में आया कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, सब देखना है तुमको, कैसी ये पढ़ रहा है यहाँ, हम पढ़ा रहे, वो नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। खत्म आदत है, सब खत्म आदत। कहाँ था, बुला भी गए बैग। हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इन लोग को रखा गया, अल्टरनेटिंग वेव प्रोड्यूस किया, ऐसा वेव प्रोड्यूस किया कि ये दोनों वेव एक दूसरे से कैसा डिग्री बनाया? 90 डिग्री बनाया। क्लियर है? दैट इज व्हाट इन लोग का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन they are waves in which formed as a result of oscillating particles, oscillating magnetic and electric fields which are perpendicular to each other. They do not require medium to travel. मीडियम का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वेव नेचर होता है, और वेव नेचर को मीडियम का ज़रूरत नहीं होता। लाइट कहीं भी जा सकता है, वैक्यूम में भी जा सकता है, और पार्टिकल नेचर में भी जा सकता है, ठीक है। तो ग्राफिकल कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना।
ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल फिगर है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे चलता है, ठीक है। अब देखिए वेव नेचर है, तो वेव के पास क्या क्या होता है? वेव के पास फ्रीक्वेंसी होता है, वेव के पास वेवलेंथ होता है, उसके बेसिस पे उसका स्पीड कैलकुलेट किया जाता है। जो 9th क्लास में आप साउंड एनर्जी में पढ़े थे, साउंड एनर्जी में था ना, वेव का वेवलेंथ निकाले होंगे, फ्रीक्वेंसी निकाले होंगे, एम्पलीट्यूड निकाले होंगे, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ भी यहाँ करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले बात कर लेते हैं किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाएंगे? न्यू से, ठीक है। भी लिख के थोड़ा सा मुंह घुमा देना ऊपर से, तो क्या बन जाएगा? न्यू। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ waves produced per unit time। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है, यही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, कम प्रोड्यूस होगा तो कम होगा। तो इसका फार्मूला भी साफ सुथरा है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम। तो पर सेकेंड पर वेव कैलकुलेट करता है, ऐसा यूनिट टाइम यहाँ सेकेंड में लिया जाता है, तो पर सेकेंड होता है, या इसी को जाके क्या कहा जाता है? हर्ट्स। हेनरीच हर्ट्स जो इस चीज़ को खोजे थे, उनके नाम पर ये दिया जाता है। ये वाला 2 वेव्स के बीच का दूरी होता है ये, ठीक है। 2 वेव के बीच का दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। किससे दिखाया जाता है? लैम्डा से। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव्स, ठीक है। किससे दिखाएंगे? लैम्डा से। ऐसा यूनिट किस में होता है? चूंकि डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, ठीक है। ठीक है। वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट सेंटीमीटर, यानी कि कितना वेवलेंथ 1 यूनिट के सेंटीमीटर के दायरे में बना। ये जैसे ये वेव बना है ना, तो 1 यूनिट के दायरे में कितना वेवलेंथ बना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के दायरे में कितना वेवलेंथ बना है, उसी को कौन नापता है? वेव नंबर। तो फार्मूला भी क्या होता है? पर यूनिट है, यानी वेव नंबर बराबर 1/लैम्डा। पर यूनिट वेवलेंथ नापेगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसके लिए? चूंकि इसका मीटर होता है तो ऊपर जाके क्या कह जाएगा? पर मीटर। ना होगा आपको। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से कैसे वेरी करना चाहिए, डायरेक्टली वेरिएशन में कि इनवर्स वेरिएशन में? और सा दिमाग लगाओ, डेफिनेशन पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, तो थोड़ा सा सोचो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी वेव के लिए डायरेक्टली एक दूसरे से वैरी करेगा कि इन्वर्सली वैरी करेगा? क्या वेवलेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होगा कि ज़्यादा होगा? अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? समझो। देखो ये है वाई ग्राफ। अब देखो 2 कंडीशन है। फ्रीक्वेंसी बोला कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड के अंतराल में कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप
1 सेकेंड के अंतराल में प्रोड्यूस कराना चाहिएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, काफ़ी तेज वेव बनेगा। ठीक, तो देखो तो इनके बीच का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, एकदम ना के बराबर होता है। और वहीं वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होता है, दो वेव्स के बीच का दूरी। तो ये तो दूरी कम हो गया, पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से कैसे वैरी करेगा, इन्वर्सली वैरी करेगा। यानी कि हमको ये लिखने में कोई संकोच नहीं है कि न्यू जो है 1/λ के बराबर है, डायरेक्टली है। जब कभी भी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ बढ़ा, मान लो वेवलेंथ तो ज़्यादा होगा, पर देखो पर यूनिट टाइम में वेव कितना प्रोड्यूस हो, बेचारा 2 ही 3 गो हुआ, नहीं समझा। तो इसी बात में कहा गया कि या तो आप तेज भाग सकते हैं या तो आप लंबा भाग सकते हैं। जो लंबा भागता है वो तेज नहीं भागता है, जो तेज भागता है वो लंबा नहीं भागता है। तो ये तेज भाग रहा है, तो इसके बीच का दूरी बहुत कम होगा, और ये देखिए दूर तक जा रहा है पर इसका स्पीड कम होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्लियर है। तो दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, पर उससे बदले में क्या देना होगा, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन आता है, सी, और सी बाई लैम्डा। और इसको आम भाषा में फॉर्मूला बना दिए तो सी बराबर न्यू लैम्डा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, चूंकि वेव नेचर है तो वेव मतलब क्या है, लाइट ही है ना। तो लाइट का स्पीड कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सरकारी है, ये आपको याद करना होगा। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी देगा तो वेवलेंथ मांगेगा, वेवलेंथ देगा तो फ्रीक्वेंसी मांगेगा। सी हमेशा के लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आज आप इस बात को पढ़े हैं तो आज से याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे वेवलेंथ का डिमांड किया है, फ्रीक्वेंसी का डिमांड किया और वेव नंबर का डिमांड किया है, ठीक है। बदले में आपको क्या दिया है, पीरियड। पीरियड मतलब टाइम पीरियड, 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी निकला, फ्रीक्वेंसी के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा, और लैम्डा के हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर। क्लियर है, बनाइए फटाक से। चलिए पहले फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड मेंशन है तो टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एक ही फार्मूला, टाइम पीरियड दे रखा है 1/2 मतलब 0.5 10⁻⁻10। अरे 1/2 0.5 भी ना होगा, समझ गए। एक पॉइंट राइट खसकाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -11। राइट खसकाने पे डिक्रीज ना करता है। चलिए फ्रीक्वेंसी आ गया। अब सी बराबर न्यू लैम्डा से लैम्डा ला सकते हैं, तो लैम्डा लाने के लिए सी बराबर C/न्यू, गुना से भागा में आ गया, फिर लैम्डा निकलेगा। सी घर का होता है, कैसे पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिए, एक राइट। तो पॉइंट जब डेसिमल जब लेफ्ट में जाता है तो 10 का पावर इंक्रीज करता है, और जब राइट साइड जाता है तो 10 का पावर डिक्रीज करता है। तो एक राइट ले गए हैं तो एक घटाना होगा, तो 10 में से एक घटाएं तो 11, -10 है ना। फ्रीक्वेंसी आया है 5 × 10⁻⁻11। कितना आ गया यहाँ से, 3/5 कितना आएगा, 0.6। और यहाँ 10 का पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 11 8 19। एक और राइट खसकाएंगे
ऐसा। एंड लास्टली बचा आपका वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकलता है? 1/λ, लैम्डा आ चुका है, 1/6 है, यानी 0.166 बढ़ता जाएगा। 10⁻⁻18। एक और राइट खसकाएं। ऐसा। दैट इज व्हाट योर सॉल्यूशन। यहाँ से 3/5 को भागा मारो ना, 0.6 आएगा, और माइनस ऊपर गया तो प्लस बन के जाएगा। तो 8 और 11 जोड़ के पॉइंट राइट खसका है, तो एक घटाना होगा तो एक घटा दी। क्लियर? एंगस्ट्रम जानते, वही पूछेगा तो उसको मीटर में बनाने का भी उपाय है। तुम तो नहीं जानता होगा, तुमने बताया है मीटर में बताने वाला? नहीं बताया? वेरी गुड। देखो, पिकोमीटर, जब क्वेश्चन पिकोमीटर में रहे, ठीक है, पीएम से दिखाया जाता है, तब इसको मीटर में चेंज करना हमारा मजबूरी होता है, क्योंकि हम इसमें सोल्यूशन को कर नहीं सकते हैं। तो जब कभी पिकोमीटर दिया रहे तो उसको मीटर में करने का क्या उपाय है? टर्म को कितना से गुना कर दो? 10⁻⁻12 से, ठीक है, वो किसमें बदल जाएगा? मीटर में। फिर अगर क्वेश्चन एंगस्ट्रम में रहे, ऐसा, इसको बनाने के लिए 10⁻⁻10 से गुना किया जाता है, ठीक है। नैनोमीटर में रहे, nm, तो 10⁻⁻9 से गुना किया जाता है, ठीक है। ये 3 मेजर है जो तुमको बार बार रिपीट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। होता ढेर सारा है, पर ये 3 बहुत रिपीट करेगा। नैनो, पिको, फॉर्मूला सामने एक क्वेश्चन बना के दे दिए पूरा। वेवलेंथ दिया, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेव नंबर निकालो, वो जी करना। निकालो फ्रीक्वेंसी c बराबर न्यू लैम्डा से, उससे काम नहीं चलेगा, हाथ से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अरे दिमाग लगाता फालतू। 2 मिनट का था, डेसिमल के बाद 2 अंक तक जाओ, फिर 10 का पावर लगा दो। इतना तो करना पड़ेगा ना, हम ही कर दें, तुम कुछ ही करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बैठाओ ना, फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, छोड़ दो उसको वहाँ तक, फ्रीक्वेंसी निकालो। लैम्डा दिया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? अभी तक मिटाइबो नहीं किए हैं। एक फार्मूला c बराबर न्यू लैम्डा, c पता होता है, लैम्डा दे दिए हैं, तो नहीं निकलेगा फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेशन से तुम कहाँ भागोगे? क्यों नहीं हो रही है कैलकुलेशन? अरे बाबू, सिंधी चोर कैलकुलेशन करना है, तुम उसी में खोज खोज कर रहा है। पहला, वेव नंबर बराबर 1/, लैम्डा, लैम्डा दे के रखा है। एंगस्ट्रम में तो फ्री का 10⁻⁻10 लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये 5800 लिखा हुआ है, ये 58 × 10⁻2 लिख सकते हैं, 100 है ना, और 10⁻⁻2 है, -10 है। बेस सेम हो तो पावर क्या हो गया? ऐड, तो 2 में -10 जोड़ो तो कितना बचेगा? -8। -8 ऊपर गया तो क्या बन के गया? +8। अब आपके पास बचा क्या चाहिए? सिर्फ 1/58। अब 1/58 को भागा मारिए, 58 को 1 से मारिए,
0.000 1, ये 0, 5 सतह 35, 8 सतह 56, 5 7 पचे 35, 5 40, 14, फिर पॉइंट 8 दूनी 16, 5 0.0172, 0.0172 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 राइट खसकाइए तो 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मीटर। पर चूंकि ऐसा यूनिट पर सेंटीमीटर का होता है तो पर मीटर को पर सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 का स्क्वायर से भागा मारना होगा। क्लियर है? तो ये आपका एक सुंदर सा आंसर है। हाँ देखो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये उलट दो दोनों साइड को, तुम इसको भी उलट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको उलट दोगे तो ये तो 1/100 आ जाएगा। अब देखो तो कैंची मार गुना हुआ तो 100 पर मीटर बराबर 1 पर सेंटीमीटर। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि जितना पर मीटर रहेगा उसको पर सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 का स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, ये उठ के भागा हुआ, ये छोड़ो ना, यही समझो ना। तो पर मीटर में आया था आंसर, इतना पर मीटर था, पर सेंटीमीटर बनाना था। 100 है नीचे, मार दिया भागा, तो 6 है नीचे, 2 को 0 ऊपर जाके 4 को 0 कर दिया। क्लियर? कैलकुलेशन से भागना साइंस में उतना ही बेवकूफ़ी है जितना घर में पापा से भागना। ठीक है? हाँ छुपोगे? हाँ होमवर्क कुछ तो बहुत हो गया होगा। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है किलो हर्ट्स में, पर फ्रीक्वेंसी बैठता किस में है, हर्ट्स में। तो किलो हर्ट्स को हर्ट्स बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 किलो हर्ट्ज में 10 का पावर 3 हर्ट्स होता है। ठीक है, इससे गुना मार देना, हर्ट्स बन जाएगा, तो सॉल्व कर देना। देखो ऊपर वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है, उसको कितना बदल देगा। क्लियर है?